हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए ठीक है दोस्तों। आज हम बिहार एसएससी का साइंस का प्रैक्टिस सेट आप लोग के साथ 17 आप साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 17 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और इससे पहले हम 16 सेट साइंस का अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत। यहाँ स्पीड थोड़ा सा बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और पहले क्या कीजिएगा, 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। 40 में पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा कि 40 में आप कितने स्कोरिंग कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, ये रहा स्क्रीन पे आपको साफ साफ क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर शहर लिखा गया है, यहाँ पर शहद ही होना चाहिए। पहले मिस्टेक है, यहाँ पर शहद। शहद का प्रमुख घटक आपसे पूछा दे रहा है, यहाँ पर शहद होना चाहिए, ठीक है। शहद का प्रमुख घटक आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फ्रक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 बताइए। कहता है शुष्क छींकोप, जिसको बोलते हैं जीरो फ्लेंथीमिया कहते हैं, ठीक है, का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है। कौन से विटामिन कमी हो जाता है जिससे ये होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हुआ, यानी विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। याद रखिएगा। अब विटामिन ए के कारण क्या होता है कमी, अगर विटामिन ए की कमी होगा तो क्या होता है, रतौंधी भी होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो पालक में। याद रखिए, पालक यानी हरी सब्जी में जनरली विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि भोजन का अनिवार्य अवयव, पूछा जाएगा भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4। कहता निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। मानव शरीर में ईंधन का काम मतलब फ्यूल के रूप में काम करता है, तो आपको बताना है वो क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए शहद में मुख्यतः होते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे तो फ्रक्टोज होता है, लेकिन जब इस तरह के ऑप्शन रहेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन, तो आप क्या ट्रिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट अब फ्रक्टोज जो एक ही तरह का है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, यानी कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है निम्नलिखित में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, पूछा जा रहा है सबल अम्ल की बात किया जा रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर कौन है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों का तीनों क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। याद रखिए, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, इसका फार्मूला होता है H2SO4 होता है। नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो HNO3 होता है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो HCl होता है, याद रखिएगा। और ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए, एसिड की बात हो रहा है तो एसिड क्या होता है, अगर लिटमस पेपर की बात करते हैं तो वो रेड लिटमस ब्लू लिटमस को क्या करता है, ये लाल कर देता है, ठीक है। और एक चीज़ और कॉमन, जितने भी एसिड होता है उसमें एक एलिमेंट कॉमन होता है, और कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, सब में होता है। जितने भी एसिड होता है हाइड्रोजन उसमें क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये सब फैक्ट जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जिसका एक, अगर एसिड का डिफाइन अगर हम पीएच स्केल की तरह करते हैं तो पीएच स्केल में क्या होता है, एसिड किसको कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। तो ये सब फैक्ट जो हैं आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि रक्त ग्लूकोज स्तर
समानता व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर व्यक्त होगा, व्यक्त किया जाता है तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में, मिलीग्राम में इसको क्या किया था, व्यक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिए, यानी जो भी हम जनरली क्वेश्चन यहाँ सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, कहता है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि अल्फा कैरोटीन क्या है, तो एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है, आपको बताना है कि उपस्थित होता है। तो ये स्किन में, मतलब त्वचा में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 9 कहता है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितना होता है? जब बच्चे नवजात होते हैं तो उनमें हड्डी की संख्या कितना होता है? तो 300 होता है। कितना होता है? 300। लेकिन जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो सामान्य व्यक्ति में हड्डी की संख्या कितना हो जाता है? तो 206 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 300, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि मनुष्य शरीर की सबसे, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो जांघ की हड्डी। कहाँ पर होता है? तो जांघ की हड्डी जो होता है सबसे क्या होती है, लंबी होती है, जिसको फीमर कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी फीमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम फिबुला की बात करें, टिबिया की बात करें, सब होगा आपका पैर के ही हड्डी हो गया। लेकिन यहाँ पर स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कान की हड्डी होता है। तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। याद रखिए, कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। याद रखिए, कैल्शियम की कमी होगा तो हड्डी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ब्रिटल टाइप का होता है। ब्रिटल टाइप का बोलने के कहने का मतलब थोड़ा सा भी गिरिए उधर गया तो क्या होगा, टूट सकता है, ठीक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जरूरी है हड्डी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? किस श्रेणी में इसको रखा जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर हो, यानी प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, निम्न में किसकी किसकी आकृति, यहाँ पर आकृति होना चाहिए, किसकी आकृति निश्चित नहीं होती, किसकी आकृति जो निश्चित नहीं होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अमीबा का। याद रखिए, अमीबा का ये एक सेलीय जीव है, याद रखिए ये एक सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है, चप्पल की आकृति का जंतु। चप्पल की आकृति मतलब वो कौन सा जंतु है, कौन सा जीव है, या माइक्रोब बोल सकते हैं, जिसकी आकृति जो होता है वह चप्पल की तरह होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, यानी पैरामेसियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्या है, एक सेलुलर जीव है, मतलब एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है, वायरलेस की बात क्या, वायरलेस मतलब बिना तार, बेतार बोल सकते हैं। वायरलेस का आविष्कार किसने किया, वायरलेस का आविष्कार किसने किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जी मार्कोनी। जी मार्कोनी ने क्या किया, वायरलेस का आविष्कार किया। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन थे? यानी फाउंटेन पेन जो था, फाउंटेन पेन जो उसके आविष्कारक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वाटरमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, वाटरमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होता है? आपको बताना है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पोलोनियम का। कितना समस्थानिक इसका, 27, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है,
परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, देखिए प्रोटॉनों की संख्या क्या कहता है, समान होता है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, अलग अलग रहती है, क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, बताइए क्या बोला है, प्रोटॉनों की संख्या समान, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी समस्थानिक। आइसोटोप जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर समस्थानिक किसको बोलते हैं, इसमें परमाणु की संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न कहता है, ठीक है ना, हो परंतु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समान होता है, बताइए उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, जैसे समभारिक कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, समभारिक। देखिए इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। परमाणु की बात किया जा रहा है, आयन की बात नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो इसके डिफाइन मैंने ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समान होता है, तो उसे समभारी कहते हैं, यानी आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व, देखिए समस्थानिक जो होता है किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है, जिनका क्या होता है बताइए। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, परंतु परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं या प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं, समान होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होता है, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो याद रखिए यहाँ पर सॉफ्ट आयरन का यूज़ किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी नर्म लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात किया जाती है, यहाँ पर बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी समानांतर होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबा जो पिन होता है को जोड़ना चाहिए, तो किससे जोड़ना चाहिए, आधार सिरे से जोड़ना चाहिए, सजीव सिरे से, उदासीन सिरों से, या किसी भी सिरों से। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आधार सिरे से जोड़ा यानी अर्थ से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी प्रतिरोध की बात किया जा रहा है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। नंबर यहाँ पे 25 कहता है फ्लोरोसेंट लैंप में एक चोक होता है, चोक का प्रयोग क्या है, चोक का प्रयोजन होता है, इस किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रतिरोधकता को और रेसिस्टिविटी को कम करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य, यानी प्रतिरोध रेजिस्टेंस की बात किया जाए, रेजिस्टेंस अगर आपका 0 हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं, यानी अति चालक उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अति चालक कहते हैं। याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। अर्धचालक क्या होता है, जिसका कंट्रीब्यूटी क्या होता है, चालक और चालक और कुचालक क्या होता है, बीच होता है, उसको हम बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 कहता है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा कर दिया, यानी किसी प्रतिरोध तार की लंबाई को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाए, यानी आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो होता है, एल बाई क्या होता है, एरिया होता है, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का होता है। तो एल जितना बढ़ेगा उतना उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो लंबाई यानी तार की लंबाई को बढ़ाने पे क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, नहीं बढ़ता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, लो प्रेशर पर मरकरी होता है या हाई दाब पर मरकरी होता है या नियोन और पारा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कम दाब पर पारा होता है, पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है। आइए पारा जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत पूर्ति को काट देता है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है। तो आपको बताना है कि किस 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 पे ये आधारित है, आपसे पूछा है किस पे आधारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, धारा के तापन पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब है 100 वाट का, और 10 घंटा तक के, जब भी हमने क्या बोला कि जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो सीधा सीधा क्या सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से फिर क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं लास्ट में। तो देखिए 100 और 10 को हमने मल्टीप्लाई किया, कितना होगा, 1000 वाट आवर आ गया। तो इसको किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, 1 किलो वाट आवर। यही 1 किलो वाट आवर जो होता है 1 यूनिट के क्या होता है, बराबर होता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका राइट आंसर हो जाए, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए त्वरित चालक की बात क्या है, किस से बना होता है। तो याद रखिए त्वरित चालक जो होता है वह कॉपर वायर से बना होता है, याद रखिए कॉपर के वायर से बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कि जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस, 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पर विद्युत बल्ब की बात किया जा रहा है तो उसका जो फिलामेंट जो होता है, किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। और उसका संकेत क्या होता है, तो W होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि माइका है। तो माइका क्या है, तो उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, मतलब इससे न हीट पास करता है, नहीं इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो राइट आंसर आपका ये हो। माइका को क्या बोला था, अवरक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अवरक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को कहते हैं। देखिए एसी से मान लीजिए डीसी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम किस से युक्ति का, किस डिवाइस का उपयोग करते थे, रेक्टिफायर का। याद रखिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता। लेकिन अगर डीसी से एसी में कन्वर्ट करना हो, तो इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है
लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। देखिए, जब लाल कांच को हाई टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी यानी हरा होता है, यानी ग्रीन हो जाता है। याद रखिएगा उसका कलर कैसा हो जाता है? तो हरा यानी ग्रीन हो जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ द्वारा। याद रखिएगा वेवलेंथ द्वारा प्रकाश के रंग का निश्चित किया जाता है। प्रकाश के रंग को निश्चित किसके द्वारा किया जाता है? वेवलेंथ के द्वारा। अब वेवलेंथ की बात आ रहा है, किस रंग का, किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिए रेड कलर का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसका विचलन सबसे कम होता है, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो ये फैक्ट याद होना चाहिए। अगर हम बैगनी की बात करें, बैगनी कलर का, तो इसका वेवलेंथ क्या होता है? सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है और अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है उन शराबी त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता यानी इंसान अंधा हो जाता है, हानिकारक पदार्थ किस हानिकारक पदार्थ के चलते ये होता है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल इसका राइट आंसर होगा। मिथाइल को जिसका फार्मूला होता है CH3OH। OH क्या होता है? अल्कोहल का हाइड्रा या विक्रियाशील समूह होता है, जिसको फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन है, आपको बताने कि टिंचर आयोडीन क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि हास्य गैस है, हास्य गैस क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। याद है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका फार्मूला होता है N2O होता है। देखिए इसी से मिलता जुलता होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। सबका हम बता, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला तो NO होता है। अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फार्मूला पूछें तो NO2 होता है। तो ये सब फैक्ट जो है आपको याद होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड कौन है, नाइट्रिक ऑक्साइड कौन है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन है। बहुत सारे तीनों में लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है अम्ल वर्षा जिसको एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन इसके कारण होती है। आपको बताना है कि किस ऑप्शन में दे रखा है जिसके कारण एसिड रेन होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2 इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा दोनों की वजह से क्या होता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, इसी से क्या होता है? एसिड रेन होता है। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MCQ साइंस का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को बहुत बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।